हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इस अमेजिंग यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों, जल्दी से अगर हम बात करें तो आपके क्लास 11th का हमने आपका चैप्टर नंबर 1 सेट थ्योरी स्टार्ट किया था। तो आज ये उसका लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 1 की अगर हम बात करें तो काफी इंटरेस्टिंग था। हमने काफी इंटरेस्टिंग चीजें उसमें समझी कि 11th क्लास की मैथ्स आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, या फिर 11th और 12th दोनों को भी अगर हम कंबाइन करें तो ये एक डिफरेंट काइंड की मैथ्स है जो अब आप स्टार्ट करने जाते हो। यानी कि 10th क्लास के बाद से मैथमेटिक्स किस तरह से चेंज होती है और कितनी ज्यादा लॉजिकल हो जाती है। तो बच्चों, उसी सीरीज में लेक्चर नंबर 2 आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं। और इस लेक्चर में हम आपका ऑपरेशन ऑन सेट, पावर सेट, सबसे पहले तो हमने सबसेट्स के कॉन्सेप्ट प्रीवियस लेक्चर में पढ़े थे, देन पावर सेट, और एक इंटरेस्टिंग पैराडॉक्स के बारे में भी आपको बताऊंगा जिसे हम रसेल पैराडॉक्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो उसको भी जानेंगे। उसके बाद आपके ऑपरेशन ऑन सेट, यूनियन, इंटरसेक्शन, उनकी प्रॉपर्टीज आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जल्दी से जुड़ जाइए, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर क्लास की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 1 आपका किसी ने भी नहीं देखा है तो जरूर से जाकर के देख लेना, आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा, या हो सकता है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लेक्चर नंबर 1 का लिंक भी पढ़वा दूंगा आपका। ठीक है, चलिए तो लेक्चर नंबर 2 पर अगर हम बात करें तो सबसे पहले चैप्टर प्रोग्रेस पर नजर मार लेते हैं कि क्या क्या टॉपिक हमने आपका प्रीवियस क्लास में डिस्कस किए। इनमें से अगर मैं बात करूं तो सेट्स और उनका रिप्रेजेंटेशन, टाइप्स ऑफ सेट, सबसेट, इनके बारे में बच्चों हमने आपका प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था। आज के इस लेक्चर में पावर सेट के बारे में हम डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ रियल नंबर्स के सबसेट यानी कि इंटरवल्स क्या होते हैं उनको भी बच्चों हम यहां पर देखने वाले हैं। और देन उसके बाद हम वेन डायग्राम, जिसके थ्रू हम ऑपरेशन ऑन सेट्स के बारे में, यूनियन, इंटरसेक्शन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर है? चलिए तो सबसे पहले बच्चों एक बार बेसिक चीजें आपको रिकॉल करवा देता हूं। अगर किसी लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा तो हो सकता है उसको चीजें बेटर समझ में आने लग जाएंगी, या आपको प्रीवियस क्लास का रिवाइज भी हो जाएगा। सेट की डेफिनेशन हमने देखी कि वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ सेट। यानी कि ऐसे ऑब्जेक्ट जो कि वेल डिफाइंड है और डिस्टिंक्ट है, अलग अलग है, ऐसे ऑब्जेक्ट की कलेक्शन को हम आपका सेट बोलते हैं। ठीक है बच्चों, और इसके बाद अगर हम बात करें तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, सेट को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। तो हमने क्या देखा बच्चों, सेट का रिप्रेजेंटेशन हम 2 वेज से कर सकते हैं। नंबर 1 रोस्टर और टेबलर फॉर्म, और नंबर 2 आपके पास सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर और टेबलर फॉर्म बच्चों क्या होता है कि जब हम ऑब्जेक्ट को एक कर्ली ब्रेसेस के अंदर पर सेपरेटेड कॉमा लगा लगा करके लिखते हैं, यानी कि लिस्ट के फॉर्म पर लिखते हैं, तो ऐसे फॉर्म को हम रोस्टर फॉर्म बोलते हैं। इसके बाद बच्चों सेट बिल्डर फॉर्म की अगर हम बात करें, यानी कि इसमें हम क्या करते हैं बच्चों, इसमें हम पर्टिकुलर रूल यानी कि उस डेफिनेशन का यूज करके रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि एक्स सच दैट एक्स इज अ वॉवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट। इसका मतलब क्या हुआ, पहले तो ये ब्रैकेट आपके लगेंगे, इसमें भी एक्स एक्चुअल में क्या रिप्रेजेंट करता है बच्चों, जो हमारे सेट के मेंबर्स हैं उनको रिप्रेजेंट, यानी कि मॉनिटर होता है ना, उसको एक तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एक्स ऐसे मेंबर्स को डिनोट कर रहा है कि एक्स इज अ वॉवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट। तो ये बच्चों ये जो फॉर्म होता है इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म के नाम से आपका जानते हैं। इसके बाद बच्चों टाइप्स ऑफ सेट की अगर हम बात करें तो हमने देखा आपका नल और एम्प्टी सेट। ठीक है, दूसरा हमने डिस्कस किया आपका सिंगलटन सेट, और थर्ड हमने इनको एक कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। अगर मैं नल और सिंगलटन सेट की बात करूं तो ये भी फाइनाइट सेट की कैटेगरी में आपके आ जाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर इसकी इंपॉर्टेंस के बेसिस पर बात करें तो नल सेट वो है जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं होता। ठीक है, और नल सेट को हम डिनोट करने के लिए जिस सिंबल का हम यूज करते हैं वो सिंबल आपका, इसको हम फाई पढ़ते हैं, या फिर केवल इस तरीके से ब्रैकेट लगा करके नल सेट को सिर्फ इन 2 सिंबल्स के थ्रू डिनोट किया जाता है। उसके बाद बच्चों बारी आती है सिंगलटन सेट की। सिंगलटन सेट ऐसे सेट को बोलते हैं जिस सेट में सिर्फ एक मेंबर होता है, वो हमारा सिंगलटन सेट है। एग्जाम्पल के फॉर्म पर अगर मैंने यहां पर इस तरीके से लिख दिया तो एक्चुअल में ये सिंगलटन सेट है। गलती से भी 0 को समझ करके आप इसको एम्प्टी सेट मत बोल देना, या फिर अगर मैंने इस तरीके से लिख दिया तो ये भी आपका सिंगलटन सेट है। ठीक है, इसको आप एम्प्टी मत समझिएगा। एम्प्टी को डिनोट करने के सिर्फ 2 तरीके हैं, एक तो या तो फाई लिखो या फिर आपके पास एम्प्टी ब्रैकेट। ठीक है, अदरवाइज अगर आपने एक ब्रैकेट के अंदर एम्प्टी सेट भी एंटर कर दिया
तब भी ये सिंगलटन सेट का एग्जाम्पल बन जाएगा। उसके बाद फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट में हमने क्या देखा बच्चों कि कुल मिलाकर के नंबर ऑफ एलिमेंट अगर काउंट कर सकते हैं इतने हैं कि काउंट कर पा रहे हो तो फाइनाइट है, नंबर ऑफ एलिमेंट इतने हैं कि काउंटिंग खत्म ही नहीं हो रही, तो ऐसे सेट को हम इनफाइनाइट सेट का एग्जाम्पल बोलेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास टाइप्स ऑफ सेट की कैटेगरी हो गई। इसके बाद बच्चों हम बात करते हैं सब सेट्स के बारे में। सबसेट क्या होता है बच्चों, ध्यान से समझिएगा बहुत सिंपल तरीके से। सबसेट मतलब कि जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने आपको दिया था कि आप सपोज करो आप यूपी के कानपुर में रहते हो, ठीक है, तो आपका घर कहां पर है, कानपुर में। कानपुर कहां है, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश कहां है आपका, उत्तर प्रदेश कहां है बच्चों, इंडिया में। इंडिया कहां पर है आपका, एशिया में। एशिया कहां पर है, वर्ल्ड के मैप में। तो एक तरीके से क्या है बच्चों कि और आप किस में बिलोंग करते हो, अपनी फैमिली में। तो बच्चों यही कॉन्सेप्ट है आपका सब सेट का कि अगर एक सेट के कुछ सभी या बिना किसी एलिमेंट को लेकर के हम एक नया सबसेट एक नया सेट बनाते हैं तो ऐसे सेट को हम सबसेट ऑफ द गिवन सेट बोलते हैं। ठीक है, मतलब कुल मिलाकर के एक सेट आपको दे दिया जाए, उससे कुछ एलिमेंट ले लो या सभी को ले लो या एक भी एलिमेंट नहीं लिया, ऐसे सेलेक्ट किया उस सेट से कि एक भी एलिमेंट नहीं आया। ठीक है बच्चों, तो ये जो सेट बने इनको हम सबसेट बोलते हैं जो कि दूसरे गिवन सेट के रिस्पेक्ट में बनाए जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो अ सेट ए इज सेड टू बी सबसेट ऑफ अ सेट बी इफ ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए ऑल्सो अ मेंबर ऑफ सेट बी। ये भी लिखने का सबसे बेस्ट तरीका है कि सेट ए को सेट बी का सबसेट बोलेंगे अगर सेट ए के हर एक मेंबर सेट बी का भी मेंबर है। तो क्या हो गया बच्चों, सबसेट हो गया। क्लियर है? या फिर अगर मैं बोल रहा हूं कि सेट ए में ऐसा एक भी एलिमेंट नहीं है जो सेट बी का मेंबर ना हो, सो तो इसी को कन्वर्स बोल मतलब कि कॉन्ट्रा पॉजिटिव सेंस में बोलने का मतलब यह है कि एक तरफ हम बोल रहे हैं कि अगर सेट ए का हर एक मेंबर सेट बी का भी मेंबर है तो सेट ए सेट बी का सबसेट होता है। और इसी बात को एक निगेटिव मैनर में मैं सेम बात बोलूंगा कि भाई सेट ए में ऐसा एक भी मेंबर नहीं है जो सेट बी का मेंबर ना हो, तो भी हम क्या बोलेंगे, ए इज द सबसेट ऑफ सेट बी। और यह तरीका है जिसके थ्रू हम एम्प्टी सेट के बारे में बात करते हैं कि एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। कोई पूछता है ना कि सर एम्प्टी सेट को हम सबसेट क्यों बोल रहे हैं किसी भी सेट का, उसके पीछे रीजन है कि एम्प्टी सेट में एक भी ऐसा मेंबर नहीं है जो गिवन सेट का मेंबर हो, है ना। तो इस तरीके से एम्प्टी सेट गिवन सेट का सबसेट हो गया। तो इस तरीके से हम एम्प्टी सबसेट भी डिफाइन करते हैं। तो बच्चों यहां पर सबसेट को लिखने का यानी कि रिप्रेजेंट करने का तरीका है कि ए इज द सबसेट ऑफ बी, जहां पर अगर स्मॉल ए सेट एक मेंबर है तो ये डिनोट करता है कि स्मॉल ए सेट बी का भी मेंबर होगा। और पिक्टोरियल फॉर्म पर अगर हम बात करें तो जैसे देखा ना, एक बॉक्स के अंदर दूसरा बॉक्स, दूसरे के अंदर तीसरा, तो एक्चुअल में ये उसी को रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक बड़ा सा सेट सी है, इस सेट सी के अंदर एक दूसरा सेट बी है और इस सेट बी के अंदर सेट ए है। तो एक्चुअल में ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ए जो है वो सेट बी का सबसेट है, बी जो है वो सेट सी का सबसेट है। एक्चुअल में ये वेन डायग्राम इसको डिनोट कर रहा है। आई बात समझ में क्लियरली? चलो इसके बाद जो इंपॉर्टेंट नोट मैंने आपको अभी समझाया कि हर सेट खुद का सबसेट होता है। एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर सेट खुद का सबसेट होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी के बेसिस पर आपकी रसल पैराडॉक्स भी है। जो रसल पैराडॉक्स की मैं बात करने वाला हूं ये इसी की है कि भाई एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर सेट खुद का सबसेट होता है, समझ गए। और दूसरा, एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। एम्प्टी सेट सभी सेट का, हर एक सेट का सबसेट होता है। क्लियर है बच्चों? यहां तक सारे पॉइंट्स मैंने प्रीवियस क्लास में बताए थे, मैं एक बार क्विक रिवाइज भी करवा रहा हूं। उसके बाद बच्चों टाइप्स ऑफ सेट सबसेट्स के बारे में हमने बात किया, प्रॉपर सबसेट्स, इम्प्रॉपर सबसेट्स। तो प्रॉपर और इम्प्रॉपर क्या हो गए? जैसे कि हर सेट खुद का सबसेट होता है तो इस सेट को हम इम्प्रॉपर सबसेट बोलते हैं। उसके अलावा जितने भी सबसेट बनेंगे, चाहे वो एम्प्टी है, सिंगलटन है, दो एलिमेंट को लेकर के बनाया, जितने भी सबसेट बनेंगे सारे के सारे प्रॉपर सबसेट होंगे। कुल मिलाकर के याद रखना कि हर सेट खुद का सबसेट होता है और इस
सेट को हम इम्प्रॉपर सबसेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इम्प्रॉपर सबसेट। आइए अब जैसे कि यहां पर मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए कि भाई हमें इन गिवन सेट के सभी सबसेट लिखने हैं। क्या लिखने हैं? सभी सबसेट। तो एक सेट आपके पास गिवन है जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट है, इसके हमें सबसेट लिखने हैं। तो सबसे पहले अगर मैं सबसेट लिखूं यहां पर तो क्या सबसेट बनेंगे? सबसे पहली बात, ये सेट कैसा है? सिंगलटन सेट। ओके, तो सबसे पहली बात कि इंप्टी सेट हर एक सेट का एक सबसेट होता है, तो एक सबसेट तो इंप्टी सेट हो गया। हर सेट खुद का सबसेट होता है, तो इसका तरीके से ये सेट खुद का सबसेट हो गया। अब क्या इसके अलावा इस सेट का कोई और सबसेट मिलेगा? तो नहीं मिलेगा। यानी कि अगर मैं बात करूं तो सिंगलटन सेट के केवल दो सबसेट होते हैं, एक इंप्टी सेट और दूसरा वो सेट खुद, जिसमें ये सेट आपका इस गिवन सेट का इम्प्रॉपर सबसेट हुआ। आई बात समझ में? दूसरे एग्जांपल में देखते हैं। इस सेट में दो एलिमेंट है। कितने एलिमेंट है? दो एलिमेंट। तो पहला अगर मैं सबसेट की बात करूं, नोट करिएगा, अगर मैं इसके सबसेट बनाऊं तो सबसे पहले इंप्टी सेट एक सबसेट बन गया। दूसरा, हर सेट खुद का एक सबसेट होता है, एक तो ये बना लिया जो कि इम्प्रॉपर सबसेट बन गया। उसके अलावा एक एलिमेंट को लेकर के एक सबसेट बना लिया, फिर दूसरे एलिमेंट को लेकर के एक सबसेट बना लिया। तो इस तरीके से टोटल अगर आप ध्यान से देखो तो अगर सेट में दो एलिमेंट है तो टोटल 4 सबसेट इसके निकल करके आ रहे हैं। तीसरे एग्जांपल में देखो तो इसका एक सबसेट तो इंप्टी सेट हो गया, दूसरा सबसेट तो ये सेट पूरा का पूरा खुद का हो गया। उसके बाद बच्चों हमने एक एक एलिमेंट को लेकर के सिंगलटन सिंगलटन सेट बना लिए, फिर दो दो एलिमेंट को लेकर के हमने सेट बना लिए। तो ए बी बन गया, बी सी बन गया और आपके पास सी कॉमा ए बन गया। तो इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल 8 सबसेट बने। यहां पर कितने बने? टोटल 4 सबसेट। यहां पर कितने सबसेट बने? टोटल 2 सबसेट। तो अब आइडेंटिफाई करो, जब सिर्फ एक एलिमेंट था तो 2 सबसेट बने, मतलब कि 2⁻1 यानी कि 2 आया। जब 2 एलिमेंट थे तो टोटल 4 सबसेट बने, यानी कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट 2⁻2 यानी कि 4 आया। जब 3 मेंबर है सेट में तो टोटल कितने सबसेट बने? टोटल 8 सबसेट बने। तो आप देख सकते हो 2⁻3 यानी कि 8 आया। तो एक्चुअल में एक सेट के टोटल कितने सबसेट बनेंगे, इसके लिए हमें क्या करना है? सिंपल सा देखना है कि नंबर ऑफ एलिमेंट उस सेट में क्या है। तो अगर मैं ये बोल रहा हूं, सपोज करो ए एक सेट है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट मान लो आपके पास कितने हैं? पी है। एक सेट में मान लो टोटल पी एलिमेंट है, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट, नोट करना, टोटल नंबर ऑफ सबसेट जो होंगे वो आपके पास 2⁻p के बराबर होंगे। ठीक है, ये बात क्लियरली समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, तो कितने सबसेट बनेंगे? तो ये देखो कि उस सेट में मेंबर कितने हैं, तो जितने मेंबर तो 2 की पावर उतनी कर दो, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट हमको निकल करके आ जाएंगे। ये बात क्लियरली समझ में आई? बहुत ही बढ़िया। चलो अब इसका बताना, ये क्या है? इंप्टी सेट है। इंप्टी सेट की अगर मैं बात करूं तो इसके कितने सबसेट बनेंगे? तो सबसे पहली बात, हर सेट खुद का सबसेट होता है, तो इंप्टी सेट का एक सबसेट तो इंप्टी सेट ही हो गया। ओके, अब क्या इसका कोई और सबसेट बनेगा? देखो, इंप्टी सेट खुद का सबसेट हो गया और इंप्टी सेट हर सेट का सबसेट होता है, तो एक्चुअल में सिर्फ और सिर्फ एक ही सबसेट आया। तो इंप्टी सेट का सिर्फ एक सबसेट होता है, वो है इंप्टी सेट खुद। याद रखिएगा, तो इंप्टी सेट में कितने मेंबर्स हैं? इंप्टी सेट में एक भी मेंबर नहीं है, लेकिन इंप्टी सेट के टोटल सबसेट कितने हैं? तो 2 की पावर 0 करोगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। तो इस तरीके से इंप्टी सेट के पास सिर्फ और सिर्फ एक सबसेट होता है और वो इंप्रॉपर सबसेट है। तो इंप्टी सेट खुद का इंप्रॉपर सबसेट होता है। ठीक है, इंप्टी सेट का सिर्फ एक सबसेट है, वो है खुद, और ये सबसेट कैसा है? इंप्रॉपर सबसेट बना। आई बात समझ में? क्लियर है? कोई डाउट? चलो, तो यही कंडीशन बच्चों अभी मैंने आपको बताई कि अगर कोई सेट है जिसमें टोटल m एलिमेंट है, देन द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेट ए
इज 2 रेज टू द पावर m। टोटल नंबर ऑफ सबसेट क्या होंगे, 2 रेज टू द पावर m के इक्वल होंगे। ये बात क्लियर समझ में आ गई, बढ़िया। अब बात करते हैं बच्चों सबसेट ऑफ r की। r मतलब क्या बच्चों, r का मतलब होता है आपका सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, ठीक है। देखो अब इसमें दो चीजें हैं। सबसे पहले तो एक तो इंटरवल्स भी हम यहां पर डिस्कस करते हैं, दूसरा जो बेसिक नंबर सिस्टम है। जैसे कि अगर आप नंबर सिस्टम की बात करें, आपको मालूम है कि n किसको डिनोट करता है, n डिनोट करता है सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स को, ठीक है। n डिनोटेड बाय सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। आपको मालूम है कि सभी नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, तो n इज द सबसेट ऑफ w। n किसका सबसेट है, w का, वे w रिप्रेजेंट द सेट ऑफ ऑल होल नंबर्स। w इज द सबसेट ऑफ इंटीजर्स, जहां पर इंटीजर्स डिनोट मतलब z डिनोट द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। एवरी इंटीजर इज ए रैशनल नंबर, तो z इज द सबसेट ऑफ q। तो इस तरीके से बच्चों n यानी कि नेचुरल नंबर्स आर द सबसेट ऑफ होल नंबर्स आर द सबसेट ऑफ z इज द सबसेट ऑफ q, एंड द रैशनल नंबर्स आर द सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। रैशनल नंबर आपके रियल नंबर्स के सबसेट होते हैं। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर आपने r के पहले ये लाइन क्यों ड्रॉ करी है। बेटा r के पहले ये लाइन ड्रॉ करने का एक्चुअल में मतलब सिर्फ इतना रखा है कि भाई आप जो सेकंड चैप्टर पढ़ोगे ना, वहां पर हम r का यूज करेंगे रिलेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो आपको कंफ्यूजन ना हो कि कब r रिलेशन को डिनोट कर रहा है, कब रियल नंबर्स को डिनोट कर रहा है। तो इस कंफ्यूजन से बचाने के लिए मैं जब भी यहां पर लिखूंगा रियल नंबर्स के लिए, तो r के पहले एक लाइन और खींच दूंगा। ये स्पेशल सिंबल है, स्टैंडर्ड फॉर्म पर भी ऐसा किया जाता है कंफ्यूजन से बचने के लिए, ठीक है। तो बच्चों ये चीज समझ में आई, n इज द सबसेट ऑफ w इज द सबसेट ऑफ z इज द सबसेट ऑफ q, एंड q इज द सबसेट ऑफ r, ठीक है। ये होते हैं बच्चों आपके सबसेट। तो ये सभी क्या है, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर, रैशनल एंड रियल, एंड है ना, ये सब भी क्या है बच्चों, हमारे रियल नंबर्स के सबसेट है। क्या है बच्चों, रियल नंबर्स के सबसेट है। यहां तक बात क्लियरली समझ में आई कि नहीं आई, क्लियर है, कोई डाउट यहां पर। चलो अब बच्चों नेक्स्ट आता है बच्चों इंटरवल्स ऑफ सबसेट ऑफ आर। इंटरवल्स का मतलब क्या, देखो ये भी हमारे रियल नंबर्स के सबसेट है, लेकिन अगर मैं बात करूं तो आपको कैलकुलस में ज्यादातर जगहों पर हम जिन सबसेट्स का यूज करते हैं वो इंटरवल्स ही होते हैं। तो इंटरवल अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ बच्चों के कमेंट आए थे कि सर प्लीज क्लास में आप ये बता दिया करो कि इसमें से क्या क्या चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इंटरवल्स को बेटा बहुत ध्यान से समझना, ये आपको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसका यूज हम 11th में 12th में कई जगहों पर करने वाले हैं। तो इंटरवल्स बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ये तो बेसिक था, समझ में आ ही गया होगा। ये तो अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पर बेस्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तुम्हारे बहुत बनते हैं। जैसे कि आपसे यहां पर मैंने क्या बताया कि अगर किसी सेट में m एलिमेंट है तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट उसमें 2 रेज टू द पावर m होंगे, ठीक है। अब एक क्वेश्चन इधर पर और बनता है कि टोटल नंबर ऑफ, अगर आपसे पूछ ले टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, तो टोटल कितने प्रॉपर सबसेट बनेंगे। तो आपको मालूम है कि हर सेट के पास सिर्फ और सिर्फ एक सेट ऐसा होता है जो इम्प्रॉपर सबसेट होता है। तो इसका मतलब है टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट 2 रेज टू द पावर m माइनस 1 के बराबर। तो इसको भी नोट करना, ये भी बहुत ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कभी टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट पूछ लेता है और कभी टोटल नंबर ऑफ सबसेट पूछ लेता है। अगर टोटल नंबर ऑफ सबसेट बोलेगा तो 2 रेज टू द पावर m लिखोगे, प्रॉपर लिख करके बोलेगा तो आप -1 यानी कि इम्प्रॉपर को हटा दोगे, ठीक है। और बाकी तो ये सारी चीजें हैं, इनको तो करना ही करना है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में बहुत पूछ लेता है। चलिए तो बच्चों अब टाइप्स ऑफ इंटरवल के बारे में बात करते हैं। इंटरवल्स के क्या क्या टाइप है, याद रखना है दिमाग में, टोटल 4 टाइप के इंटरवल्स के बारे में हम स्टडी करते हैं। नंबर 1 ओपन इंटरवल, दिमाग में रखते जाना चीजों को क्योंकि ये सब चीजें बाद में बहुत यूज में आती हैं। ओपन इंटरवल। नंबर 2 क्लोज्ड इंटरवल।
नंबर 3 ओपन क्लोज्ड इंटरवल एंड द नंबर 4 क्लोज्ड ओपन इंटरवल। यहां तक क्लियर है? ये टोटल 4 टाइप के आपके इंटरवल्स हैं और ये सभी इंटरवल्स को अभी मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो बच्चों आपने 10th क्लास में रियल नंबर लाइन के बारे में सुना होगा। रियल नंबर लाइन समझते हो ना? एक ऐसी लाइन जिसमें अगर मैं बात करूं तो जो इंटीजर्स है वो इक्वल 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 डिस्टेंस पर रहते हैं और इन इंटीजर्स के बीच में अगर हम बात करें तो इन्फिनिट नंबर ऑफ रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स आते हैं। तो इस टाइप की लाइन को बच्चों हम क्या बोलते हैं? रियल लाइन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं बच्चों? रियल लाइन के नाम से, या कई जगहों पर इसको हम नंबर लाइन भी बुलाते हैं। क्लियर है? याद आया? रियल लाइन या नंबर लाइन। अब बच्चों ये पूरी की पूरी आप देख सकते हो कि एक्चुअल में ये एरो डिनोट करता है कि ये लाइन कंटिन्यूअसली आगे पर बढ़ती जा रही है। 10 के बाद 11 आएगा, 11 के बाद 2। तो एक्चुअल में ये एरो रिप्रेजेंट करता है कंटिन्यूएशन को, कि ये चीज आगे बढ़ती जा रही है। सिमिलरली यहां पर भी ये एरो है, मतलब कि हम इस डायरेक्शन में कंटिन्यूअसली बढ़ते जा रहे हैं। तो एक्चुअल में रियल नंबर लाइन की लेंथ क्या होती है? द इनफिनिट लेंथ। रियल नंबर लाइन की एक्चुअल में लेंथ अगर आपसे पूछे तो क्या बोलोगे? इट इज अनडिफाइंड या इट इज इनफाइनाइट लेंथ। ठीक है, ये इनफाइनाइट लेंथ की होती है। ओके, यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर है? चलो अब बच्चों अगर मैं बात करूं ओपन क्लोज्ड एंड क्लोज्ड ओपन, इन 4 टाइप्स के इंटरवल के बारे में ध्यान से समझिएगा। सबसे पहली चीज, अगर मैं आपसे बोलूं कि मान लो सपोज करो ये एक पॉइंट मैंने इतना पार्ट ले लिया 0 और 1 का, ये है आपके पास 0 और ये है आपके पास 1। ठीक है, अब एक्चुअल में अगर आप इसको जूम करोगे 0 से 1 वाले पार्ट को जूम करते हो तो आपको मालूम है कि भाई इनके बीच में एक्चुअल में अगर हम देखें तो क्या होगा? 0 फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसा चलता है बच्चों। ठीक है, मतलब अगर मैं बात करूं तो बेसिकली इनके बीच में टोटल और भी ढेर सारे नंबर से, इनके बीच में न जाने कितने सारे आपके रैशनल नंबर, मतलब कि हम जूम जैसे जैसे करते जाते हैं तो हमें ये नंबर लाइन आपकी मिलती जाती है। क्लियर है? ठीक है, ठीक है। ठीक है, इस तरीके से। उसके अलावा और भी ज्यादा जूम करेंगे तो हमें इन लाइंस के बीच में भी इनफाइनाइट नंबर्स मिल जाएंगे, और ज्यादा जूम करेंगे तो उनके बीच में मिल जाएंगे। तो बेसिकली 0 और 1 के बीच में हमें मालूम है कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल और इरैशनल नंबर्स आपके एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो इंटरवल्स एक्चुअल में 2 रियल नंबर्स के बीच में कितने रियल नंबर्स हैं, उन मतलब जो रियल नंबर्स है उसके सेट को रिप्रेजेंट करता है। मतलब कि अगर मैं बात करूं सबसे पहले ओपन इंटरवल की, तो देखना ध्यान से समझना। ओपन इंटरवल, मान लो 0 एक आपके पास रियल नंबर है और 1 एक रियल नंबर है, तो एक्चुअल में ओपन इंटरवल को हम 0,1 के थ्रू डिनोट करते हैं। और ये एक ऐसा सबसेट है जिस सबसेट के अंदर 0 और 1 के बीच में आने वाले सभी रियल नंबर्स का कलेक्शन है। तो एक्चुअल में दिस सेट इज कॉल्ड ओपन इंटरवल, जिसमें 0 और 1 के बीच में आने वाले सभी रियल नंबर्स आते हैं। ओके, तो ये आपका ओपन इंटरवल हो गया। जब मैं बात क्लोज इंटरवल की करता हूं 0,1 की, तो इसका मतलब है कि इन इंटरवल्स के में 0 और 1 को इंक्लूड कर ले। अब सोचो, यहां पर हमने 0 और 1 को इंक्लूड नहीं किया था, 0 और 1 के बीच में आने वाले थे। अब क्या है कि अगर मैं 0 को इंक्लूड कर लूं और 1 को इंक्लूड कर लूं और 0 और 1 के बीच में आने वाले सभी रियल नंबर्स का कलेक्शन बनाऊं, तो हमको उस सेट को हम क्लोज इंटरवल 0,1 से डिनोट करते हैं। उसके बाद बच्चों तीसरा आता है आपके पास ओपन क्लोज इंटरवल। तो पहले ओपन है, तो मान लो मैंने 0 पर ओपन बोला और 1 पर क्लोज्ड बोला, तो 0 इंक्लूडेड नहीं है बट 1 इंक्लूडेड होगा। उसके अलावा क्लोज्ड ओपन इंटरवल की बात करूं तो यहां पर स्टार्टिंग में क्लोज है तो 0 पर क्लोज लगा दिया और 1 पर हमने ओपन लगा दिया, तो इसको हम क्लोज ओपन इंटरवल बोलते हैं।
तो एक्चुअल में यहां पर मैंने एग्जाम्पल लिया तो 0 और 1 का, आप एग्जाम्पल कोई भी ले सकते हो, 2 से लेकर के 5 तक का, 2 से लेकर के 3 तक का, तो ऐसे कोई भी एग्जाम्पल हम यहां पर ले सकते हैं। तो ये सब है बच्चों ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, ओपन क्लोज इंटरवल, क्लोज ओपन इंटरवल। ये सब के सब क्या है बच्चों, ये सारे के सारे हमारे रियल नंबर्स के, रियल नंबर्स आर के सबसेट है। ओके, तो ये हमारे डिफरेंट सबसेट्स हैं जो कि इंटरवल्स के फॉर्म पर जिसको हम स्टडी करते हैं। तो इनकी डेफिनेशन भी आपको मैं दिखा देता हूं। ओपन इंटरवल मतलब कि क्या हुआ बच्चों, है ना, सिंपल सा ऐसे, मतलब कि अगर मैं इसको डिनोट करूं तो लिखने का तरीका ऐसे भी है रोस्टर फॉर्म पर, सॉरी सेट बिल्डर फॉर्म पर, कि x सच दैट x बिलोंग्स टू r, x इज ग्रेटर देन a एंड लेस देन b, जहां पर a और b क्या है आपके रियल नंबर्स है। ठीक है, ठीक है, तो a और b क्या हो गए बच्चों, आपके रियल नंबर्स हो गए। ठीक है, चलो क्लोज इंटरवल में हमने क्या लिख दिया बच्चों, x सच दैट x बिलोंग्स टू r एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल देन a लेस देन इक्वल देन b। तो यहां पर a और b को इंक्लूड कर लिया, x रियल नंबर है और a और b भी क्या है आपके रियल नंबर है। चलिए उसके बाद बच्चों ओपन क्लोज में क्या कर देंगे, आपका x सच दैट x बिलोंग्स टू r, x इज ग्रेटर देन a लेस देन इक्वल देन b। तो ये आपके पास बच्चों ओपन क्लोज्ड इंटरवल हो गया। उसके बाद क्लोज्ड ओपन इंटरवल की अगर मैं बात करूं तो ये बन जाएगा x सच दैट x बिलोंग्स टू r, x इज ग्रेटर देन इक्वल देन आपका a बट लेस देन b। तो यहां पर क्या है, जब क्लोज की बात करते हैं तो उस वाले एंड को हम इंक्लूड करते हैं, उस नंबर को हम इंक्लूड करते हैं। यहां पर इसको इंक्लूड किया, ए को छोड़ दिया, तो इस टाइप से टोटल आपके टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ आर निकल करके आते हैं। ठीक है, यानी कि इंटरवल्स हैं जो कि हम रियल नंबर्स के सबसेट के फॉर्म पर स्टडी करते हैं। तो जल्दी से एक बार आप इनको नोट कर लीजिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, फटाफट से सारे बच्चे नोट कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको नोट कर लो जल्दी से। चलो ये ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, ओके, और ये आपके पास ओपन क्लोज इंटरवल एंड आपका क्लोज्ड ओपन इंटरवल, डन है। आगे बढ़े, चलो अब जैसे कि यहां पर कुछ एग्जांपल्स ले लिए मैंने। राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स, हमें इन्हें इंटरवल्स के फॉर्म पर लिखना है। x बिलोंग्स टू r, x इज ग्रेटर देन -4 लेस देन इक्वल देन 6। तो ये बना क्योंकि x सिर्फ ग्रेटर देन है -4 पर, तो -4 पर ओपन एंड 6 पर क्लोज्ड, तो ये इसका इंटरवल फॉर्म हो गया। x इज ग्रेटर देन -12 लेस देन -10, तो ये क्या बना बच्चों, -12 पर भी ओपन है, -10 पर भी ओपन है, तो ये ओपन इंटरवल, ये जो ब्रैकेट है ना ये वाला, ऐसा वाला नोट करना, ये डिनोट करता ओपन को। क्लोज के लिए हम ये लार्ज ब्रैकेट जिसकी हम बात करते हैं इसका यूज करते हैं। 0 पर क्लोज एंड 7 पर ओपन, तो 0 पर क्लोज्ड एंड 7 पर ओपन। 3 पर क्लोज्ड, 4 पर क्लोज्ड, तो 3 पर भी क्लोज ब्रैकेट, 4 पर भी क्लोज ब्रैकेट। तो इस तरीके से इंटरवल्स एज अ सबसेट ऑफ आर, इनको हम इस तरीके से डिनोट करते हैं। आई बात समझ में, क्लियर है। चलो अब बच्चों पावर सेट की अगर मैं बात करूं तो पावर सेट क्या होता है, नाम से समझ में आ रहा पावर सेट। पावर है मतलब कि एक ऐसा सेट, मान लो कोई सपोज करो आपके पास सेट गिवन है एक, ठीक है, अब उस सेट के जितने भी सबसेट हैं, उस पर्टिकुलर सेट के जितने भी सबसेट हैं, उन सभी सबसेट का एक सेट बना लो, तो उसको हम पावर सेट ऑफ द गिवन सेट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कि आपके पास सपोज करो एक सेट ए है, ठीक है, इस सेट के एलिमेंट है 1 एंड 2, क्लियर है, 1 एंड 2 इस सेट के एलिमेंट है। अब मैंने क्या किया, इस सेट के सबसेट बनाए, एक तो एम्प्टी सेट, दूसरा ये सेट खुद, तीसरा सिंगलटन 1 और चौथा सिंगलटन 2। तो ये क्या है, सेट ए के टोटल सभी सबसेट है। इन सबसेट का एक मैंने और सेट बनाया, इन सबसेट्स का एक सेट बनाया, इसको हम डिनोट करते हैं P ऑफ A से। तो एक्चुअल में सेट ए का पावर सेट इज नथिंग बट सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ द गिवन सेट ए। तो गिवन सेट ए के सभी सबसेट्स
का सेट को हम पावर सेट के नाम से जानते हैं। बहुत ही सिंपल है, कोई सेट आपके पास है, उसके सभी सबसेट को लेकर के एक नया सेट बना लो तो उसको हम पावर सेट आपका बोलते हैं। तो ये हो गया आपके पास पावर सेट की डेफिनेशन। आई बात क्लियरली समझ में? हाँ जी। तो इस तरीके से हम यहां पर इसकी बात करते हैं। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक सेट है जो एम्प्टी सेट है। अगर मैं आपसे बोलूं कि इसका पावर सेट लिखना है तो सबसे पहली बात आपको मालूम है कि एम्प्टी सेट का सिर्फ एक सबसेट होता है, वो है एम्प्टी सेट। तो अब एम्प्टी सेट सबसेट हुआ, अब हमें एक सेट बनाना है जिसके अंदर हम इसको इंक्लूड करने वाले हैं। तो हमने एक सेट बना लिया जिसके अंदर इस एम्प्टी सेट को इंक्लूड कर लिया, तो ये डिनोट करता है आपके पावर सेट ऑफ ए को। किसको डिनोट करता है? पावर सेट ऑफ ए को। तो सेट ए है एक एम्प्टी, इसका सिर्फ एक ही सबसेट है, वो है एम्प्टी सेट खुद। तो इसका सेट, अब एम्प्टी सेट का एक सेट बनाया तो ये आपका पावर सेट बन गया। क्लियर है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, फटाफट से नोट कर लो। ठीक है, हो गया आपका नोट। चलिए, तो अब हम जो नेक्स्ट में डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका यूनिवर्सल सेट के बारे में। तो अभी तक हमने किन चीजों के बारे में देखा कि एक सेट, उसके सबसेट और उन सभी सेट का एक कलेक्शन जो कि आपका पावर सेट हुआ। ठीक है, यूनिवर्सल सेट अपने आप में नाम से क्या समझ में आ रहा है? यूनिवर्सल यानी कि एक ऐसा सेट, अगर मैं बात करूं जो गिवन सेट्स का सुपर सेट हो, है ना। एक छोटी सी बात यहां पर हमें समझनी जरूरी है जो कि मैं रिकॉल करता हूं एक बार। ठीक है, चलिए देखिएगा। जैसे कि अगर मैं बोलूं फॉर एग्जांपल कि सेट ए है वो बी का एक सबसेट है। क्या है? ए इज द सबसेट ऑफ बी। तो नोट करिएगा, जो सेट बी है एक्चुअल में इसको हम सुपर सेट बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? एक्चुअल में इसको हम सुपर सेट आपका बुलाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली यूनिवर्सल सेट का कॉन्सेप्ट यही सुपर सेट से निकल करके आया है कि लेट सपोज आपके पास कुछ सेट दे दिए, ए बी सी, कोई सेट आपको दे दी। ठीक है, अब आपसे बोला जा रहा है कि भाई इन तीन सेट का एक यूनिवर्सल सेट बताइए। तो गिवन सेट्स का यूनिवर्सल सेट वो सुपर सेट होगा जो ए बी सी सभी जो भी सेट आपके पास गिवन है इन सब के एलिमेंट्स को कंटेन करता होगा। तो यूनिवर्सल सेट ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर एक सेट को हमने यूनिवर्सल सेट का नाम दे रखा है। ऐसा कोई सेट नहीं है कि हमने इस सेट को यूनिवर्सल सेट का नाम दे दिया, ये गलत है ना। यूनिवर्सल सेट क्या है? कुल मिलाकर के कोई गिवन सेट आपके पास में है, फॉर एग्जांपल कोई सेट आपको दे दिए गए, तो उन सेट का कोई सुपर सेट जो भी बन सकता है, उन सेट का जो सुपर सेट जो भी बन सकता है वो आपका यूनिवर्सल सेट होता है। तो इसकी डेफिनेशन की अगर बात करें, अ यूनिवर्सल सेट यूजुअली डिनोटेड बाय यू, यूजुअली हम इसको कैपिटल यू से, ठीक है, हम कैपिटल यू से डिनोट करते हैं। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि एक्चुअल में हम इसी सिंबल का यूज करते हैं यूनियन के लिए भी। ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट को डिनोट करने के लिए हम इस तरीके से सेट यू का यूज करेंगे। तो ये नोट करिएगा, ये डिनोट करेगा आपको किसको? ये डिनोट करेगा आपके यूनिवर्सल सेट को। ठीक है, किसको बच्चों? यूनिवर्सल सेट को डिनोट करेगा। और जब हम आगे पर ऑपरेशन ऑन सेट पढ़ेंगे तो वहां पर ये जो सिंबल होगा एक्चुअल में ये डिनोट करेगा यूनियन को। किसको डिनोट करेगा? यूनियन को। तो कंफ्यूज नहीं होना है, इसके थ्रू हम रिप्रेजेंट करेंगे यूनियन को, और इस तरीके से यू जो स्पेसिफिक को यू बना करके यूनिवर्सल सेट को डिनोट किया जाएगा। इट्स अ सेट विच हैज एलिमेंट ऑफ ऑल द रिलेटेड सेट। अब उससे रिलेटेड कोई भी आपके पास सेट है उसके सभी के मेंबर्स को कंटेन करता हो तो ऐसे सेट को हम बच्चों आपका यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। एक छोटे से एग्जांपल से समझेंगे। लेट सपोज आपके पास सेट ए है जिसके मेंबर है 1, 2 एंड 3। एक सेट बी है जिसके पास मेंबर है आपके पास मान लो 2, 3, 5, 7, 9 और 11। एक सेट मान लो आपके पास सी है जिसके पास मेंबर्स अगर मैं बात करूं तो 1, 3, 5, 7। चलो, ये 3 डिफरेंट सेट्स हैं हमारे पास। ठीक है, अब अगर मैं बोलूं कि ऐसा सेट बताओ जो ए बी एंड सी तीनों के एलिमेंट को अपने अंदर कंटेन करता हो, तो सपोज करो हम यूनिवर्सल सेट यहां पर क्या लिख सकते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। चलो, तो बच्चों मैंने ये जो सेट लिखा
एक्चुअल में इस सेट की स्पेशलिटी क्या है कि सेट ए के भी एलिमेंट को कंटेन करता है, बी के भी एलिमेंट को कंटेन करता है और सी के भी एलिमेंट को कंटेन करता है। तो अब ये जरूरी नहीं है कि मैं सिर्फ और सिर्फ इसी को यूनिवर्सल सेट लिख सकता हूं, मैं पूरे के पूरे सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स को भी मैं यूनिवर्सल सेट के लिए बोल सकता हूं। क्यों? क्योंकि सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स भी इन इस तीनों सेट के मेंबर्स को कंटेन करेगा। या फिर मैं सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स को भी मैं इन तीनों सेट का यूनिवर्सल सेट बोल सकता हूं। तो यूनिवर्सल सेट ऐसा नहीं कि एक यूनिक है, वो जो सेट्स आपके पास गिवन है उनसे रिलेटेड एक सुपर सेट को हम यूनिवर्सल सेट का नाम देते हैं। यह बात क्लियरली समझ में आई कि नहीं आई? चलो, तो आई थिंक सबको यहां तक क्लियर है। अब बच्चों हम बात करते हैं एक स्पेशल टाइप की पैराडॉक्स के बारे में, जिसको हम रसल पैराडॉक्स के नाम से जानते हैं। रसल पैराडॉक्स को समझने के लिए एक सिंपल सा है कि पैराडॉक्स का मतलब क्या होता है। कि पैराडॉक्स मतलब कि जो कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है, मतलब कि आपके माइंड में कि भाई होगा या नहीं होगा, है ना, जिसको वैलिडेट करने पर अगर हम वैलिडेट करने की कोशिश करते हैं तो हर सेंस में हम गलत साबित होते हैं, हर सेंस में हम गलत साबित हो रहे हैं। ठीक है, तो उसको हम पैराडॉक्स के नाम से जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रसल पैराडॉक्स क्या है इसको समझते हैं। ये बिल्कुल बिल्कुल आपके इस चैप्टर में जो अभी हमने सेट थ्योरी पढ़ा उससे रिलेटेड है। ठीक है, और एक्चुअल में रसल पैराडॉक्स क्या है इसको बताने से पहले एक स्पेशल स्टेटमेंट मैं आपको लिखने वाला हूं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देयर इज नो सेट ऑफ ऑल सेट। ये है बच्चों आपकी एक्चुअल में सेट थ्योरेटिक लैंग्वेज में आपकी रसल पैराडॉक्स की मतलब कि रसल पैराडॉक्स एक्चुअल में क्या बोलता है। देयर इज नो सेट ऑफ ऑल सेट। देयर इज नो सेट ऑफ ऑल सेट। जैसे कि सेट का मतलब क्या, जो एक एलिमेंट को कंटेन करे। अगर मैं आपसे बोल रहा हूं कि सपोज करो एक सेट हमारे पास एक्स है, ठीक है, एक सेट हमारे पास एक्स है, विच इज द सेट ऑफ ऑल सेट, विच इज द सेट ऑफ ऑल सेट। तो आप प्रैक्टिकली सोच के बताइए, अगर एक्स एक ऐसा सेट है जो सेट ऑफ ऑल सेट है तो एक्स खुद भी एक सेट हुआ, तो इसका मतलब है कि एक सेट ऐसा और एग्जिस्ट करेगा जो पूरे एक्स को भी कंटेन करेगा। और अगर वो सेट एग्जिस्ट करेगा तो एक सेट आपका ऐसा और एग्जिस्ट करेगा जो उसको भी कंटेन करेगा। अगर वो सेट एग्जिस्ट करेगा तो एक सेट ऐसा और होगा जो उसको कंटेन करेगा। मतलब कि हम क्या बोल सकते हैं, क्या ऐसा कोई सेट हो सकता है जो कि सभी सेट का कलेक्शन हो, जितने भी सेट बन सकते हो, जितने भी, उन सभी सेट का एक सेट हो सकता है क्या? उन सभी सेट का एक सेट हो सकता है? नहीं पॉसिबल। क्योंकि अगर ऐसा पॉसिबल होता तो जो सेट हम बना रहे हैं वो खुद भी एक सेट है तो वो भी किसी के अंदर होता। अगर वो एग्जिस्ट करेगा तो वो भी एक सेट है तो वो भी किसी के अंदर होगा। तो इस तरीके से एक बहुत इंपॉर्टेंट और एक बहुत ज्यादा हम बोल सकते हैं कि इसको बेसिकली हम रसल पैराडॉक्स के नाम से जानते हैं कि देयर इज नो सेट ऑफ ऑल सेट। अब इसको समझने के लिए एक बहुत ही फनीस्ट एग्जाम्पल के थ्रू तुमको समझाता हूं जो कि एक्चुअल में रसल पैराडॉक्स को बहुत बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन कर रही है। सपोज करो एक टाउन है, आपको इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके देना है, समझिएगा। सपोज करो आप एक टाउन में हो और उस टाउन का ये रूल, उस टाउन में सिर्फ और सिर्फ एक बार्बर है, समझिएगा, उस टाउन में सिर्फ और सिर्फ एक बार्बर है आपका, ठीक है। तो अगर मैं आपसे ये बोलूं कि उस टाउन का ये रूल है कि उस टाउन में रहने वाले जितने भी लोग हैं सबको सेव करवानी पड़ेगी, उस टाउन में रहने वाले सभी लोगों को सेव करवानी पड़ेगी, और ये जो बार्बर है ये सिर्फ उनके सेव करता है जो खुद की सेव नहीं कर सकते। समझे बात? फिर से समझना और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख करके देना। एक टाउन है, उस टाउन में जितने भी लोग रहते हैं, मतलब कि जितने भी आदमी मान लो रहते हैं, और लेडीज थोड़ी सेव करेंगे, ठीक है, समझता हूं तुम्हारी बात, ठीक है। तो जितने भी आदमी लोग वहां पर रहते हैं उन सभी को सेव करवाना जरूरी है, भाई सेव करवाना ही पड़ेगा उनको, ठीक है, ये रूल है। और उस पूरे टाउन में सिर्फ और सिर्फ एक ही बार्बर है, एक ही बार्बर है, और उस बार्बर का रूल है कि वो सिर्फ उनकी सेव करता है जो खुद की सेव नहीं कर सकते। तो आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना है
क्या ये बार बार खुद की सेव करेगा या नहीं करेगा? क्या ये बार बार खुद की सेव करेगा या नहीं करेगा? कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना है। और देखिएगा कितने मजेदार मजेदार आप लोग के आंसर्स आएंगे, तो मैं देखूंगा। जरूर से कमेंट बॉक्स में सभी लोग आंसर करना, ठीक है। चलिए, तो ये रसेल पैराडॉक्सेस का आंसर आप लोग करके बताइएगा, क्या वो बार बार खुद की सेव करेगा या नहीं करेगा। एक बार फिर से समझा देता हूं कि एक टाउन है, उस टाउन में जितने भी आदमी लोग रहते हैं उन सभी को सेव करवाना पड़ता है, और उस टाउन में सिर्फ एक बार्बर है जो सिर्फ उनकी सेव करता है जो खुद की सेव नहीं कर सकते, जो खुद की सेव नहीं कर सकते। तो क्या बार्बर खुद की सेव करेगा या बार्बर की सेव कौन करेगा, ये आप बताना है, ठीक है। चलो जी, तो करके बताइएगा यहां पर। आइए, कमेंट बॉक्स बिल्कुल आंसर करना है तुम लोगों को। चलो, अब अगला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को नोट कर लेना सभी लोग। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन बेटा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का मैंने पिक किया है, कई बार ये प्रीवियस ईयर में भी आपका पूछा गया है, तो अच्छे से इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा, सॉल्व भी करिएगा ताकि ध्यान से कभी भूले नहीं। क्वेश्चन देखो, टू फाइनाइट सेट्स हैव m and n एलिमेंट्स। दो फाइनाइट सेट है जिसमें m और n एलिमेंट है, मतलब कि नंबर ऑफ एलिमेंट उसमें m और n है, ठीक है। समझ गए ना। सपोज करो एक सेट आपके पास A है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट आपके पास, मान इसको लिखने का एक तरीका मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ठीक है। मान लो एक सेट A है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट आपके पास m है। एक्चुअल में ये भी डिनोट करता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A, और एक्चुअल में ये डिनोट कर रहा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट B। दो तरीके से डिनोट कर सकते हैं इसको। तुम चाहो तो n ऑफ A इक्वल टू m भी लिख सकते हो। मैंने जान के ऐसा लिखा कि कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि यहां पर दो बार n यूज कर रहा हूं, कि n ऑफ B इज इक्वल टू, मान लो आपके पास n है, सेट A में m एलिमेंट है, सेट B में आपके पास n एलिमेंट है। क्लियर है। ये दोनों एक्चुअल में सेम मतलब है, ऐसे भी लिखा आता है, ऐसे भी लिखा आता है। द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ द फर्स्ट सेट, मान लो ये आपका फर्स्ट सेट है। द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ द फर्स्ट सेट, अच्छा बताओ फर्स्ट सेट के नंबर ऑफ सबसेट कितने बनेंगे। तो अगर m एलिमेंट है तो फर्स्ट सेट में टोटल नंबर ऑफ सबसेट बनेंगे 2 रेज टू द पावर m। द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ द फर्स्ट सेट इज 112 मोर देन द सेकेंड सेट, जो सेकेंड सेट में टोटल नंबर ऑफ सबसेट है। एक्चुअल में ये कंडीशन है कि पहले सेट में जो टोटल नंबर ऑफ सबसेट है वो दूसरे सेट के टोटल नंबर ऑफ सबसेट से 112 ज्यादा है, तो यही रिलेशन बनेगा। अब देखो 2 रेज टू द पावर n को अगर आप LHS में लाओगे तो बन जाएगा 2 रेज टू द पावर m माइनस में 2 रेज टू द पावर n इज इक्वल टू 112। क्लियर है। अब देखो, अब मुझे कुल मिलाकर के ऐसे m और n फाइंड करने हैं, ऐसे m और n फाइंड करने हैं कि 2 रेज टू द पावर m माइनस में 2 रेज टू द पावर n 112 के बराबर हो। किसके बराबर हो बेटा? 112 के बराबर हो। तो क्या करेंगे सोचो, एक सिंपल सा काम है कि इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है। कैसे? देखो, हम क्या कर रहे हैं कि इस इक्वेशन में से 2 रेज टू द पावर m को कॉमन निकाल ले रहे हैं। क्या कर ले रहे हैं? 2 रेज टू द पावर m को हम यहां पर कॉमन निकाल रहे हैं। ऐसा करने से क्या होगा, या आप चाहो तो हम यहां से 2 रेज टू द पावर n भी कॉमन निकाल सकते हैं, ठीक है। 2 रेज टू द पावर n कॉमन निकाल लो, तो अगर n कॉमन निकाला 2 रेज टू द पावर n, तो फर्स्ट में क्या बचेगा? 2 रेज टू द पावर m माइनस n, और यहां क्या बचेगा? माइनस में 1 इज इक्वल टू 112। अब सिंपल सा है, 112 को हमें आपका LHS के तरीके से रिप्रेजेंट करना है। तो 112 के हमने फैक्टराइज किया, तो ये बन गया आपके पास 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 14 यहां पर, 2 7 जा और 7 1 जा 7। तो एक्चुअल में ये बना आपका 2 रेज टू द पावर 4 इंटू में 7, और 7 को आप लिख सकते हो 2 रेज टू द पावर 4 इंटू में 2 रेज टू द पावर 3 माइनस में 1। बन गया बात। तो देखो 112 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 रेज टू द पावर 4 इंटू में 2 रेज टू द पावर 3 माइनस 1। अब अगर तुम LHS और RHS को कंपेयर करोगे तो आप देख सकते हो कि n की वैल्यू कितनी आएगी? 4 आएगी, और m माइनस n की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों? m माइनस n की वैल्यू आएगी 3।
तो n इज इक्वल टू, अगर आप 4 यहां पर पुट करोगे तो m माइनस 4 इज इक्वल टू 3, तो m की वैल्यू यहां से हमको 7 निकल करके आएगी। क्या आएगी बच्चों? 7। तो n इज इक्वल टू 4 हो गया, m इज इक्वल टू 7 हो गया, और इस तरीके से हमने m और n की वो वैल्यूज निकाल ली जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है ना। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, तो थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, एक्स्ट्रा बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से क्वेश्चन मैंने पिक किया है, ठीक है। नोट कर लेना, तुम लोग के लिए बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन भी लेकर के आ रहे हैं ताकि अच्छे से तुम सीख जाओ चीजों को, ठीक है। अब इसको लेकर के कंफ्यूज मत होना कि सर आपने ऐसा ही क्यों किया। बेटा ये सब कुछ जो नीचे पे किया सिंप्लीफिकेशन के लिए किया है कि कैसे मैं m और n की वैल्यूज निकाल पाऊं। तो ये टेक्निक सीखो कि ऐसा करने के लिए मैंने 2n कॉमन लिया तो ये इस फॉर्म का बना, फिर 112 को उसी फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लिया, तो बाय कंपैरिजन हम इजीली m और n की वैल्यूज निकाल पा रहे हैं। आई बात समझ में? चलो बहुत ही बढ़िया। तो बच्चों अब हम बात करने वाले हैं आपके पास वेन डायग्राम की, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो सेट है ना, जैसे कि सेट को रिप्रेजेंट करने के दो टाइप्स आपने देखे, नंबर 1 रोस्टर फॉर्म, नंबर 2 आपके पास सेट बिल्डर फॉर्म। अच्छा एक फॉर्म और भी है जिसको हम एक तरीके से पिक्टोरियल फॉर्म भी बोल सकते हैं, या इसको हम एक्चुअल में वेन डायग्राम बोलते हैं। वेन डायग्राम नथिंग बट सेट को रिप्रेजेंट करने का आपका एक पिक्टोरियल वे है, ठीक है। और इसका हम यूज करते हैं एक्चुअल में दो सेट के बीच में रिलेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए, है ना। क्योंकि जो नेक्स्ट चैप्टर तुम पढ़ोगे उसका नाम है रिलेशन एंड फंक्शन, जिसमें तुम दो सेट के बीच में रिलेशन या एक सेट को आपस में रिलेट करना सीखोगे। तो रिलेशन के लिए भी हम वेन डायग्राम्स का आपका यूज करते हैं, ठीक है। उसके अलावा सेट थ्योरेटिक ऑपरेशन को समझने के लिए भी वेन डायग्राम अप्रोच आपका यूज में आता है, ठीक है। तो वेन डायग्राम इज अ वाइडली यूज्ड डायग्राम स्टाइल दैट shows the logical relation between set, दो सेट के बीच में एक लॉजिकल रिलेशन को एक्सप्रेस करता है। जैसे कि यहां पर दो सेट A और B है, ठीक है। एक छोटे से सिंबल समझना है यहां पर कि एक्चुअल में आप इस पूरे पिक्टोरियल में, इस पूरे पिक्चर में देख पा रहे हो कि एक आपको एक रेक्टेंगल नजर आ रहा है। जो रेक्टेंगल होता है बच्चों एक्चुअल में ये यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? यूनिवर्सल सेट को। और ए और बी इस यूनिवर्सल सेट के सबसेट हैं जो इससे रिलेटेड है। तो एक्चुअल में जो सबसेट या सेट बोल सकते हैं वो सर्कल्स के थ्रू डिनोट किए जाते हैं, और जो यूनिवर्सल सेट होता है जो ए और बी से रिलेटेड होता है, उन सभी को कंटेन करता है, वो आपका रेक्टेंगल के थ्रू डिनोट किया जाता है। तो आप यहां पर ऑब्जर्व करके क्या देख पा रहे हो कि सेट ए और सेट बी एक दूसरे को कहीं ना कहीं पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और इंटरसेक्ट करने वाला पार्ट क्या है आपका? ये मतलब एक्चुअल में ये वेन डायग्राम एक्चुअल में ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ए और बी दो ऐसे सेट हैं जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। यानी कि इंटरसेक्ट करने का मतलब क्या कि कुछ ऐसे मेंबर्स हैं जो सेट ए और बी दोनों में कॉमन है। तो एक्चुअल में वेन डायग्राम सीधे बिना कुछ लिखे दो सेट के बीच में रिलेशन को विजुअलाइज करा देता है कि इनके बीच में रिलेशन क्या होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां पर इस तरीके से एक वेन डायग्राम बना दिया, ये सेट ए है, ये सेट बी है। तो अपने आप बच्चों आप क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि सेट ए और सेट बी एक दूसरे से दूर दूर है। क्यों? इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, इनकी लड़ाई हो गई आपस में, ठीक है। मतलब ये सेट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये दोनों अलग अलग है, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। या फिर मैंने आपके सामने एक सेट बनाया इस तरीके से कि एक सर्किल और उसके अंदर दूसरा। तो अब आप क्या समझ पा रहे हो कि मान लो ये सेट ए है, ये सेट बी है, तो एक्चुअल में सेट बी सेट ए का सबसेट है। तो वेन डायग्राम हमको हेल्प करता है दो सेट को आपस में रिलेट करने के लिए एक लॉजिकल रीजन के थ्रू। क्लियर है? समझ में आया? आइए अब जैसे कि कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है ना। यूनिवर्सल सेट है आपके पास जिसके एलिमेंट है आपके पास 1 2 3 एंड डॉट डॉट 10। दूसरा एक सेट हमारे पास है 2 4 6 8 10, फिर बी है हमारे पास 4 एंड 6। तो अगर मैं इसको वेन डायग्राम के थ्रू डिनोट करूं तो सबसे पहले मैंने सेट ए के मेंबर्स को लिख दिया 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10। अब आपने देखा कि सेट बी में 4 और 6 है, तो जो 4 और 6 वाला है इसको लेकर के आपने एक और सेट बना दिया, ठीक है। उसके बाद यूनिवर्सल सेट में 1 से लेकर के 10 तक के मेंबर हैं, तो एक रेक्टेंगल बनाया हमने
और जो बचे हुए एलिमेंट थे जो इस सेट के अंदर आ गए उनको तो रिपीट नहीं करना, जो बच गए उनको मैंने आपका यहां पर लिख दिया। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये पूरा का पूरा हमारा इस सेट का वेन डायग्राम यहां पर बना हुआ है। ये बात क्लियरली समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ये वेन डायग्राम समझ में आया? ठीक है, यूनिवर्सल सेट रेक्टेंगल के थ्रू, सेट ए येलो वाला है, सेट बी आपका ये ब्लू वाला है। क्लियर? अपने आप समझ में आ रहा है कि बी इज द सबसेट ऑफ ए, बी सेट ए का एक सबसेट है। कौन कौन से एलिमेंट कॉमन है? 4 और 6 सेट बी और ए के कॉमन एलिमेंट है। क्लियर है? चलिए यहां तक समझ में आ गया सबको? पक्का? चलो जी आगे पर बात करते हैं ऑपरेशंस ऑन सेट की। ठीक है, ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्लियर है? नोट करना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऑपरेशन ऑन सेट पर बेस्ड क्वेश्चन आपके आएंगे ही आएंगे, और आगे पर जब आप जेई की प्रिपरेशन भी करते हो वहां पर सेट थ्योरी से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ऑपरेशन ऑन सेट से पूछे जाते हैं। तो इसको नोट कर लेना। आप में से एक बच्चे ने बोला भी था ना कि सर बता दिया करो, तो ये नोट करते चलो। ठीक है, चलो तो बच्चों ऑपरेशन ऑन सेट की अगर हम बात करें तो यहां पर हम टोटल 3 टाइप के ऑपरेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। पहला है यूनियन, दूसरा है इंटरसेक्शन ऑफ सेट, एंड द थर्ड इज डिफरेंस ऑफ सेट। यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, नाम से अपने आप में चीज एक समझ में आ रही कि यूनियन का मतलब क्या होता है। जब सब लोग मिल जाते हैं। ठीक है, आप में से एक बहुत पुरानी वेब सीरीज बोल सकते हैं फ्रेंड्स, काफी पॉपुलर है। ठीक है, कुछ टाइम पहले फ्रेंड्स का एक रीयूनियन करके एक एपिसोड आया था, याद है? सबने देखा है? कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना किसने किसने देखा है। ठीक है, तो बेसिकली यूनियन में क्या हुआ कि सब मिल गए तो यूनियन बन गया। इंटरसेक्शन क्या करता है? इंटरसेक्शन सिर्फ ये बताता है कि भाई मुझ में तुम में क्या क्या कॉमन है, जो जो कॉमन है सिर्फ वो लिखो, उसे बोलते हैं इंटरसेक्शन। और डिफरेंस ऑफ सेट क्रिएट करता है दो सेट के बीच में डिफरेंस, कि भाई तुम में मुझ में क्या डिफरेंस है, ऐसा क्या है जो मुझ में या तुम में नहीं है। डिफरेंस क्रिएट कौन कर रहा है, तो वो हम डिफरेंस ऑफ सेट के बारे में डिस्कस करते हैं। ये 3 ही ऑपरेशन है। आइए तो सबसे पहले यूनियन ऑफ सेट के बारे में बात करते हैं। सपोज ए एंड बी आपके 2 सेट हैं। ठीक है, द यूनियन ऑफ ए एंड बी इज द सेट ऑफ विच कंसिस्ट all the element of A and all the element of set B, the common elements being taken only one। और जो एलिमेंट A और B में कॉमन है वो सिर्फ एक बार ही लिए जाएंगे। मतलब क्या कि एक सेट A है एक B है, आपने एक नया सेट बनाया और उसमें सिर्फ उन मेंबर्स को रखा जो सेट A के भी मेंबर है और सेट B के भी मेंबर है, उसके अलावा और कोई नहीं रखा। अब हो सकता है कि सेट ए और बी में ऐसे भी कुछ मेंबर्स हो जो कॉमन हो, तो कॉमन एलिमेंट को एक ही बार लिखना है, रिपीट नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल ये लिखने का तरीका है, ए यूनियन बी को हम ऐसे डिनोट करते हैं, एक्स सच दैट एक्स इज द मेंबर ऑफ ए और एक्स इज द मेंबर ऑफ बी। एक्स या तो सेट ए का मेंबर हो या फिर सेट बी का मेंबर हो। क्लियर? अब एग्जाम्पल यहां पर देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल सेट ए है आपके पास जिसके एलिमेंट है 1 3 5, सेट बी है आपके पास जिसके एलिमेंट मान लो 2 4 एंड 6। अगर मैं आपसे बोलूं कि ए यूनियन बी, तो मतलब क्या हुआ, सेट ए और बी के मेंबर्स को मिला दो, तो क्या बन गया 1 2 3 4 5 6। तो ये क्या बन गया, ए यूनियन बी बन गया। मान लो आपके पास एक सेट सी है जिसके एलिमेंट है आपके पास 2 4 8 16। तो अगर अब आपसे बोला जाए कि भाई ए यूनियन सी बताइए, है ना, सॉरी मान लो मैं आपसे बोल रहा हूं बी यूनियन सी बताओ। ठीक है, सेट बी और सी का यूनियन बताइए। तो आप यहां पर क्या ऑब्जर्व करते हो, सेट बी और सी में एक तो 2 और 4 कॉमन एलिमेंट है, बाकी के एलिमेंट अलग है। तो आपने 2 को एक बार लिखा, 4 को एक बार लिखा, फिर 6 को लिखा, 8 को लिखा एंड 16 को लिखा। तो ये मतलब है बी यूनियन सी का। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो बेसिकली समझने की जरूरत ये है कि यूनिवर्सल सेट और यूनियन में क्या डिफरेंस है। एक्चुअल में यूनियन में क्या बना, यूनियन में हमने सिर्फ सेट बी और सी के ही मेंबर लिए हैं, इसके अलावा एक भी एक्स्ट्रा मेंबर नहीं है। जबकि यूनिवर्सल सेट में एक्स्ट्रा मेंबर हो सकते हैं।
तो क्या हम यूनियन ऑफ टू सेट को यूनिवर्सल सेट मान सकते हैं? तो मान सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है ना। लेकिन यूनिवर्सल सेट को हम यूनियन बोले वो गलत है ना, क्योंकि यूनिवर्सल सेट तो बहुत सारे हो सकते हैं, है ना। तो यूनियन सिर्फ यूनिक ही पॉसिबल है कि बी और सी के एलिमेंट को लिया और एक सेट बना दिया, ऐसे रिप्रेजेंट इसको किया जाता है। आ गई बात समझ में? और वेन डायग्राम के थ्रू अगर हम बोले तो सपोज करो एक यूनिवर्सल सेट, सेट ए है, सेट बी है। क्या आपको यहां पर स्काई ब्लू कलर का हल्का हल्का सा शेड नजर आ रहा है? नहीं आ रहा, कोई बात नहीं। देखो तो बच्चों अगर हम यूनिवर्सल सेट को मान लो रिप्रेजेंट करना चाहते हैं यूनियन ऑफ टू सेट को वेन डायग्राम के थ्रू डिनोट करना चाहते हैं, तो वेन डायग्राम के थ्रू यूनियन ऑफ टू सेट को कैसे डिनोट करते हैं? कलर करके। कैसे? कलरिंग करके। तो सेट ए है, सेट बी है, अगर मैं सेट ए और बी की कलरिंग कर देता हूं, ठीक है, और यूनियन कर रहे हैं मतलब कि दोनों को मिला रहा हूं, तो सेट ए और सेट बी को पूरी कलरिंग कर दो। तो मैंने क्या किया, सेट और ये कलरिंग एक्चुअल में ये जो सेट ऐसे मैं लाइंस खींच रहा हूं, अब कलर करूंगा तो टाइम लगेगा, तो मैं लाइंस खींच करके समझा दे रहा हूं। आप भी एग्जाम में ऐसे कर सकते हो, ठीक है। तो एक्चुअल में ये शेडेड रीजन जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो सेट ए और बी के यूनियन को रिप्रेजेंट कर रहा है, कि भाई ये जितना भी शेडेड रीजन है ये ए और बी का यूनियन है, ठीक है, जिसमें सेट ए और बी पूरे को हमने कलरिंग कर दिया, शेडेड कर दिया। क्लियर है? तो ये आपका ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट करता है। यहां तक क्लियरली समझ में आ गया? बहुत ही बढ़िया। चलो एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों। फॉर एग्जाम्पल सेट ए है, एक्स इज अ नेचुरल नंबर, एक्स ग्रेटर देन 1 लेस देन 6। एक्स इज अ नेचुरल नंबर, एक्स ग्रेटर देन 6 लेस देन 10। तो अगर मैं ए यूनियन बी करता हूं तो क्या बनेगा? पहली बात, 1 क्या इंक्लूडेड है? नहीं है, क्योंकि एक्स ग्रेटर देन 1 है। तो 2 आया, 3 आया, 4 आया, 5 आया। अच्छा यहां पर 6 इंक्लूड है तो 6 भी लेंगे, लेकिन इधर पर 6 इंक्लूड नहीं है और इधर पर है, तो हमको लेना तो है ही वैसे। तो अब क्या बन जाएगा? 7, 8 और 9। क्या 10 आएगा? 10 नहीं आएगा, क्योंकि x लेस देन 10 है। तो एक्चुअल में a यूनियन b 2 से लेकर के 9 तक के एलिमेंट हो गए। आई बात समझ में? उसके बाद ठीक है, सेट a है और b है। सेट a को अगर देखो तो 1 2 3 3 एलिमेंट है, सेट b को देखो तो एम्प्टी सेट है। अगर मैं a और b का यूनियन करूं तो सिंस सेट b में कोई एलिमेंट नहीं है, लेकिन यूनियन का मतलब क्या? b और a के एलिमेंट मिला दो। तो भाई b में भले ही कोई एलिमेंट नहीं, a के तो है, तो क्या आ जाएगा? 1, 2, 3। तो एक्चुअल में a यूनियन b आपको ये निकल करके आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम a और b का यूनियन आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। तो बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको नोट करिएगा। ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपको बहुत हेल्प करेगा कई कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट, नोट करना। इफ a एंड b आर टू सेट सच दैट a इज द सबसेट ऑफ b, a is the subset of b, then what is a union b? a union b क्या होगा? अब आप ये बताओ कि अगर सेट a का हर एक मेंबर सेट b का भी मेंबर है, तो a यूनियन b की अगर मैं बात करूं तो a का हर एक मेंबर अगर b में है तो दोनों को मिला देंगे तो जो नया सेट बनेगा वो एक्चुअल में सेट b के बराबर होगा। तो a यूनियन b किसके बराबर आएगा बच्चों? b के। मतलब कि सिंपल सा है कि a b का सबसेट है, तो a के हर एक एलिमेंट b में है। तो अगर दोनों का यूनियन लेना है तो a के भी एलिमेंट हो, b के भी एलिमेंट हो, तो a के तो सारे वही एलिमेंट है जो b में है, तो सेट b को ही ले लो, तो वो आपका यूनिवर्सल सेट नहीं बन गया। तो इस तरीके से a यूनियन b आपके पास सेट b के बराबर आया। वो भी कब? जब a इज द सबसेट ऑफ b, a सेट b का सबसेट है। ये बात क्लियरली समझ में आई? चलो आगे बात करते हैं बच्चों, सम प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑपरेशन ऑन अ सेट। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है? सबसे पहली बात, दो सेट का यूनियन कॉम्यूटेटिव होता है। ए और बी के एलिमेंट को मिलाओ या बी और ए के एलिमेंट को मिलाओ, बात एक है। तो कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करते हैं। दिस फॉलोज द एसोसिएटिव लॉ। ए यूनियन ऑफ बी यूनियन ऑफ सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन ऑफ सी, ठीक है। अगर मैं एक सेट को एम्प्टी सेट के साथ यूनियन लेता हूं तो वही सेट हमको ए मिलता है। दिस इज कॉल्ड द लॉ ऑफ आइडेंटिटी। सेट ए का उसी एलिमेंट के साथ अगर मैं यूनियन कर देता हूं तो भी हमें सेट ए ही मिलता है। और यूनिवर्सल सेट का किसी भी सेट के, ये है यूनिवर्सल सेट और ये यूनियन है,
तो यूनिवर्सल सेट का किसी भी सेट के साथ में यूनियन करोगे तो यूनिवर्सल सेट ही मिलता है। इसको हम लॉ ऑफ यूनिवर्सल बोलते हैं, लॉ ऑफ यूनिवर्स, है ना। सब कुछ कहां मिलेगा? सब कुछ यूनिवर्स में ही मिलेगा, है ना। दुनिया में सब कुछ कहां मिलेगा? यूनिवर्स में ही मिलेगा। तो बस अब तुम यूनिवर्सल सेट में कुछ भी मिलाओगे तो वही यूनिवर्स में ही तो जाओगे। चलो इसके बाद बच्चों बात करते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट के बारे में। इंटरसेक्शन ऑफ सेट क्या बोलता है? द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट विच बिलोंग्स टू ए बोथ एंड ए एंड बी। मतलब कि वो एलिमेंट का कलेक्शन जो सेट ए एंड सेट बी दोनों के मेंबर्स है, ऐसे एलिमेंट्स का कलेक्शन को हम ए इंटरसेक्शन बी के थ्रू डिनोट करते हैं। किसके थ्रू डिनोट करते हैं? ए इंटरसेक्शन बी के थ्रू। तो ये बेसिकली यहां से आया। तो इसको लिखने का तरीका है कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स ऑल्सो बिलोंग्स टू बी। एक्स सेट ए एंड एक्स सेट बी दोनों का ही मेंबर है। क्लियर हो गई बात? बहुत ही बढ़िया। चलो तो ये हमारे पास इंटरसेक्शन ऑफ सेट निकल करके आया। ओके कूल। चलो इंटरसेक्शन ऑफ सेट को वेन डायग्राम के थ्रू अगर डिनोट करें तो जहां पर दोनों सेट एक दूसरे को काट रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये है। और इसी पार्ट को हम आपका ऐसे शेडेड के थ्रू भी डिनोट कर सकते हैं। तो ये आपका ए इंटरसेक्शन बी को डिनोट करता है। क्लियर है? एग्जाम्पल के थ्रू मान लो सेट ए है जिसके मेंबर है 1 3 5 7 और एक सेट बी है जिसके मेंबर है आपके पास 2 3 4 एंड 5। तो अगर मैं पूछूं कि ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, तो देखो सेट ए और बी के कॉमन एलिमेंट कौन कौन से? एक तो 3 है, दूसरा 5 है। तो 3 और 5 को ले लिया तो ये ए इंटरसेक्शन बी निकल करके आ गया। अब आप यहां पर एक चीज ऑब्जर्व कर सकते हैं, नोट करिएगा। क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हो? कि जो ए इंटरसेक्शन ऑफ बी है एक्चुअल में ये जो सेट है ये सेट ए का भी सबसेट है और ए इंटरसेक्शन बी की अगर मैं बात करूं तो ये सेट बी का भी सबसेट है। तो एक्चुअल में ए इंटरसेक्शन बी इज द सबसेट ऑफ ए ऑल्सो एंड बी ऑल्सो। साथ ही साथ अगर तुम देखो कि सेट ए जो है वो सबसेट होगा हमेशा ए और बी के यूनियन का। साथ ही साथ सेट बी जो होगा वो सबसेट होगा आपके ए और बी के यूनियन का। ठीक है? तो मतलब कि क्या हुआ? ए एंड बी आर द सबसेट ऑफ ए यूनियन बी एंड ए इंटरसेक्शन बी द सबसेट ऑफ ए एंड बी। ठीक है? दोनों का सबसेट हो गया। ये सबसेट के सेंस में हम इस चीज को क्लियरली समझ सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करना। ठीक है बेटा, ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेना आप लोग। ओके चलिए, बाकी आप लोग को नोट्स मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे। जो क्लास की पीपीटीज होती हैं, जो भी आप यूट्यूब पर देख रहे हो, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उधर से जाइए, चैनल को आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम पर आपको इन क्लास की जो नोट्स है, यानी कि जो पीपीटी में जो भी मैंने पढ़ाया है, वो सब कुछ तुम्हें वहां पर मिल जाएगा। ठीक है? बाकी हमारे बैच भी चल रहे हैं, बिलीवर बैच, और भी नए बैचेस लॉन्च होने वाले हैं। तो आप लोग चाहो तो उनमें भी एडमिशन ले सकते हो। उसमें क्लासेस आपको एक पर्टिकुलर शेड्यूल में मिलेंगी और नोट्स, आपके डाउट सॉल्विंग, सब कुछ वहां पर मिलेगा। तो आप उनको भी हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है? इंटरेस्टेड हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके बता देना, हमारी टीम आपसे खुद भी कोऑर्डिनेट कर लेगी। ओके चलिए जी। तो भाई इनमें अगर मैं इंटरसेक्शन की बात करूं तो 1 से लेकर के 6 और 6 से लेकर के 10, तो इनमें क्या है? आप देखोगे कि सेट ए और बी कि में कुछ कॉमन है क्या? ए में है 2 3 4 5 6, बी में है 7 8 9। तो इसका मतलब है ए इंटरसेक्शन बी में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसको हम इम्पटी। तो ए इंटरसेक्शन बी यहां पर इम्पटी सेट हो गया। और अगर दो सेट का इंटरसेक्शन इम्पटी होता है तो ऐसे सेट को हम आपका डिसजॉइंट सेट के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं बेटा? ऐसे सेट को हम आपका डिसजॉइंट सेट के नाम से जानते हैं। अगर सेट ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है तो ऐसे सेट ए और बी को हम डिसजॉइंट सेट के नाम से जानते हैं। अब जैसे कि यहां पर ए है और बी है, अब बताओ इनमें क्या कॉमन है? इनमें कुछ कॉमन है? सेट बी में एक भी मेंबर नहीं है, सेट ए में सिर्फ 1 2 3 है। तो ए इंटरसेक्शन बी यहां पर भी क्या आएगा? यहां पर भी इम्पटी आ जाएगा। तो ये ए और बी भी आपके डिसजॉइंट सेट है। क्लियर हो गया? चलो बेटा प्रॉपर्टीज देखते हैं। ए और बी का इंटरसेक्शन बी और ए के इंटरसेक्शन के इक्वल होता है।
इट इज फॉलोज द एसोसिएटिव लॉ। एम्प्टी सेट का किसी भी सेट के साथ इंटरसेक्शन हमेशा एम्प्टी होगा। यूनिवर्सल सेट का किसी सेट के साथ इंटरसेक्शन उस सेट के बराबर होगा। ठीक है, एक सेट का खुद के साथ इंटरसेक्शन, तो दोनों में सेम एलिमेंट है तो सेम सारे के सारे एलिमेंट कॉमन, तो ए इंटरसेक्शन ए आपका सेट ए के बराबर हो गया। ठीक है, तो ये आपके पास प्रॉपर्टीज ऑफ क्या है बच्चों, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट। क्लियर है? यहां तक कोई डाउट हो तो बता सकते हो। चलिए जी, तो यहां तक अभी हमने आपके लेक्चर में डिस्कस किया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आपकी, जिसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। क्या होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी? कि भाई जो इंटरसेक्शन होता है वो यूनियन के रिस्पेक्ट में डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। मतलब कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी है, तो ये इंटरसेक्शन बी और सी से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा विद यूनियन, तो बनेगा ए इंटरसेक्शन बी फिर यूनियन ए इंटरसेक्शन आपका सी। तो ये होती बच्चों आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा नोट कर लो। ठीक है, ये प्रॉपर्टी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से नोट कर लेना। अगला, यूनियन भी आपका इंटरसेक्शन के रिस्पेक्ट में डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। तो अगर ए यूनियन में बी इंटरसेक्शन सी लिखा है तो उसका मतलब क्या है कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी के इक्वल होगा। तो यूनियन इंटरसेक्शन के रिस्पेक्ट में डिस्ट्रीब्यूटिव है और इंटरसेक्शन यूनियन के रिस्पेक्ट में डिस्ट्रीब्यूटिव है। तो ये हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है और अच्छे से इसको नोट कर लो। ठीक है, बड़े काम के इंपॉर्टेंट यूज में आते हैं। तो अब एक क्वेश्चन है, तुमको ये वेरीफाई करके लाना है कि हाउ इट इज ट्रू, ये आपके ट्रू कैसे हैं। ये क्वेश्चन होमवर्क में दे रहा हूं कि सेट ए गिवन है, बी गिवन है और सी गिवन है। आपको वेरीफाई करना है कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इक्वल टू होगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी के। सेकंड, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू होगा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी के। तो ये आप इजीली वेरीफाई कर सकते हो, वेरीफाई करके लाइएगा और कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख करके बताइएगा कि आपको समझ आया या नहीं आया। तो बच्चों आज के लेक्चर में हम इतना ही रखेंगे। अब जैसे कि डिफरेंस ऑफ सेट बच रहा है, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट बच रहा है एंड प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑन द ऑपरेशन ऑन सेट। तो ये 3 टॉपिक अगले लेक्चर में करेंगे और चैप्टर फिनिश। ठीक है बच्चों, तो चलिए जी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं अगली क्लास में।